नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट पेश करने के बाद जहां एनडीए की तरफ से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसको दूरगामी बजट के तौर पर एनडीए के तमाम नेता देख रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इस बजट पर तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। किसका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। They have to give a lot of funds to Tamil Nadu, at least with the elections in close quarters. I hope they do something for Tamil Nadu this time. क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन है आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हम विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोजगार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज किया गया है। A progressive budget, a budget that is focused on every sector of the Indian economy. It's a budget for every citizen, सबका साथ and सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 और 2027 को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे विकासोन्मुख और दूरदृष्टिगत वाला बजट बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में शामिल प्रावधान देश की आर्थिक गति को और तेज करेंगे और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी क्षेत्रों पर अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे और जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि वस्त्र उद्योग सेक्टर में किए गए सुधार से मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। पीएम मित्र पार्क के माध्यम से प्रदेश में 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मालवा निमाड़ अंचल इस पार्क से नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को प्रोग्रेसिव बताया और कहा कि यह हर वर्ग और क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम और डोनर क्षेत्रों को मजबूती मिली है और उत्तर पूर्व में कई संस्थानों तथा जल मार्गों के लिए आवंटन किया गया है, जिससे रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे।
दोनों नेताओं ने बजट को सशक्त, समावेशी और हर वर्ग के लिए लाभकारी बताते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश करती हुई नजर आई। इस बजट से देश के सभी वर्गों को कुछ राहत और तोहफों की उम्मीद थी। इस बीच विपक्षी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने बजट पेश होने से पहले ही निराशा व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। सपा के लीडर ने कहा कि भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या ही उम्मीद होगी। अब तक जो बजट बने हैं वो 5% लोगों के लिए ही बने हैं। वो बजट के माध्यम से अपने लोगों को सेट करते हैं, कैसे अपने लोगों की तरक्की हो और मुनाफा हो। उन्होंने कहा कि अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की और खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। भाजपा को देखना चाहिए कि आखिर कितने स्मार्ट सिटी बने, लेकिन हालात ये है कि खराब पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि हवा खराब है और इससे निवेश नहीं आ रहा है। दुनिया में हमारी ऐसी पोजीशन है। और यही नहीं, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम तेलीन सती में किया गया, जिसमें साहू समाज के सभी महिला, पुरुष, युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्यक्ष साहू के साथ ही धमतरी के विधायक ओमकार साहू, पूर्व विधायक रंजना दीपेंद्र साहू के साथ ही अनेक पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी की गई। साथ ही तेलीन सती माता के प्रांगण में ये कार्यक्रम धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहू ने साहू समाज के कई विकास कार्यों के लिए 20 लाख की राशि देने की घोषणा की। साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी किसान जिनका टोकन नहीं कटा है, उन सभी किसानों के टोकन काटने के साथ धान खरीदी की बात भी कही गई। और ये भी कहा गया कि कांग्रेसी केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, इसके लिए किसान निश्चिंत रहें। वहीं विकासखंड मवई क्षेत्र में लगातार बिगड़ती विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मवई ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभाग की लापरवाही के विरोध में पुतला दहन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष रानू हरदहा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि गांव में अंधेरा बना हुआ है, छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जंगल क्षेत्र होने के कारण
वन्य जीवों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। संतोष रानू ने विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी, पुतला दहन और मांग पत्र सौंपने जैसी कार्रवाई की। कांग्रेस का कहना है कि नियमित बिजली आपूर्ति न होने के कारण ग्रामीणों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पढ़ाई बाधित होना, घरेलू काम प्रभावित होना और वन्य जीवों के खतरे बढ़ना शामिल है। प्रदर्शन के दौरान यह संदेश भी दिया गया कि बिजली आपूर्ति की समस्या का शीघ्र समाधान होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से सामान्य जीवन फिर से सुचारू रूप से चल सके। मवई विकास खंड के ग्राम पंचायत धनगांव की ग्राम पुनगांव में आज हम ग्रामीणों के साथ सुबह से धरना दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है इसको हम जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। हम ग्रामीणों के साथ सुबह से यहाँ 3 दिन से विद्युत विभाग के द्वारा पुनगांव ग्राम की लाइट काट दी गई है। लाइट काटने की वजह से पूरा गांव अंधकार में डूब गया है और इस समय बच्चों का भविष्य, जो हमारे छात्र हैं, उनकी परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा होने वाले हैं और इस समय में गांव की लाइट काटना ये बेहद निंदनीय है और विद्युत विभाग और भाजपा सरकार की क्रूर चेहरा को उजागर करता है। साथ ही साथ ये हमारा वनांचल क्षेत्र है, जंगल से लगे हुए हमारे अधिकांश गांव हैं जिसमें जंगली जानवर का भय बना रहता है। आज भय से हमारे ग्रामीण लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस आधुनिक समय में भी गांव की लाइट पूर्ण रूप से काटना ये कहीं से उचित नहीं है। मवई विकास खंड के ग्राम पंचायत धनगांव की ग्राम पुनगांव में आज हम ग्रामीणों के साथ सुबह से धरना दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है इसको हम जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। हम ग्रामीणों के साथ सुबह से यहाँ 3 दिन से विद्युत विभाग के द्वारा पुनगांव ग्राम की लाइट काट दी गई है। लाइट काटने की वजह से पूरा गांव अंधकार में डूब गया है और इस समय बच्चों का भविष्य, जो हमारे छात्र हैं, उनकी परीक्षा नज़दीक है। वहीं भोपाल में फर्जी जमानत का मामला सामने आया है। 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात पुलिस ने अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरा पर छापा मारा और लगभग 22 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत में पेश करने पर 2 मृत व्यक्तियों के नाम पर जमानत दे दी गई थी। जांच में पता चला कि यह जमानत ईरानी दंपति के फर्जी पेश होने की वजह से मिल गई थी। हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और जिला अदालत को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला अदालत ने वकील नजर खान, मोहम्मद साजिद खान, नोटरी कर्ता संजय कुमार विश्वकर्मा और संदीप सराठे के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जमानत जमील रहमान खान और बा अनवर खान के नाम पर ईरानी दंपति को पेश किया गया था। ये दंपति जमानत बनाकर आरोपियों को छूट दिलाने में मददगार साबित हुए। पुलिस ने बताया कि इस फर्जी जमानत में शामिल सभी आरोपी देश के विभिन्न हिस्सों में वारंटी बनाए गए हैं। 14 आरोपियों को 5 और 6 जनवरी को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसमें मृतक व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल किया गया था। जिला अदालत ने इस फर्जीवाड़े को गंभीर मानते हुए सभी आरोपी और इसमें शामिल वकील, नोटरी और जमानतदार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच तेज करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के शहरी गांव में शनिवार सुबह एक महिला की मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान रश्मि पत्नी नरेश गौड़ उर्फ मुकेश के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार महिला शनिवार सुबह लगभग 11 बजे अपने घर में मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रही थी। इसी दौरान इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास मौजूद किसी डोरी में कट होने की वजह से महिला को करंट लग गया। करंट लगते ही डोरी उसके हाथ में चिपक गई और वो चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ी। घटना की आवाज़ सुनकर पति घर के अंदर पहुंचे और देखा कि महिला बेहोश पड़ी है। परिजनों ने तत्काल निजी वाहन से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है कि करंट लगने की क्या वजह रही और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ या नहीं। परिजन ने बताया कि रश्मि के 2 बेटियां हैं, जिनके सिर से अब मां का साया उठ गया है। पूरे गांव में इस घटना से मातम का माहौल है। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं मुंगेली जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत चलाए जा रहे यातायात जागरूकता अभियान का समापन कलेक्टर स्थित जन दर्शन में हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया और यातायात पुलिस की सराहना की गई। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों, हाई स्कूलों
और विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक, बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस को सम्मानित कर उनकी सराहना की। उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग के सही उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल का पालन, बिना लाइसेंस वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि यह अभियान आमजन में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। 26 की शुरुआत एक तारीख से हम लोगों ने, मुंगेली पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किया था। इसमें प्रशासन के कई सारे विभाग और मुंगेली पुलिस ने मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत किया था, जिसमें हमारा 3 मुख्य प्रयास था। सबसे पहले ये था कि हमारे जिले में कई सारी स्थल हैं जहाँ पे दुर्घटना हुआ है पिछले समय में, तो उसको ठीक करना, जिसको हम लोगों ने PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से उन जगहों को ठीक किया। दूसरा था कि बच्चों में और यहाँ के जितने भी लोग हैं, अलग अलग नुक्कड़ नाटक या ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके उनको यातायात के नियमों के बारे में बताना, यातायात सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना। तो हमारी पूरी यातायात की टीम ने जा करके गाँव में और विभिन्न पीठों में पहुँच करके, बच्चों में विद्यालयों में पहुँच करके अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाया कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और थर्ड था कि यथासंभव हम लोगों को ट्रैफिक के रूल को फॉलो करने के समय यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करना, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। 26 की शुरुआत एक तारीख से हम लोगों ने, मुंगेली पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किया था। इसमें प्रशासन के कई सारे विभाग और मुंगेली पुलिस ने मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत किया था, जिसमें हमारा 3 मुख्य प्रयास था। सबसे पहले ये था कि हमारे जिले में कई सारी स्थल हैं जहाँ पे। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल और धार्मिक केंद्र तातापानी तपेश्वर धाम में आजकल गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गर्म पानी के कुंड और धार्मिक आस्था के कारण ये जगह साल भर सैलानियों से भरी रहती थी, लेकिन मेले के बाद अब चारों ओर केवल कचरा ही फैला हुआ है। स्थानीय महिला सहायता समूह ने बताया कि सफाई का कोई भुगतान उन्हें नहीं मिलता। उनका आरोप है कि प्रशासन दुकानदारों से मेले के दौरान शुल्क वसूलता है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। तातापानी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच और सचिव ने सफाई न होने के कारण बजट की कमी बताया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हवा चलने पर कचरा उनके घरों तक पहुंच जाता है और खाने पीने की चीज़ों में गिर रहा है। उन्होंने प्रशासन और ग्राम पंचायत की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। तातापानी में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है, लेकिन मेले के बाद स्वच्छता सुनिश्चित नहीं की जाती। ये स्थिति न केवल पर्यटन स्थल की सुंदरता को प्रभावित कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से भी खतरा बढ़ा रही है। स्थानीय ग्रामीण ललन कुशवाहा ने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेता है और तातापानी को फिर से स्वच्छ और आकर्षक बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 जनवरी को तातापानी में भारी महोत्सव मनाएगा, तातापानी महोत्सव मनाएगा। भारी भीड़ों के तादाद में पहुंचे थे यहाँ पे दर्शनी, और इसका आयोजक करता था जिला प्रशासन। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की आयोजक करता होने के बावजूद भी आज यहाँ पर किस तरह से गंदगी पसरा है, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों से ही कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी पसरा हुआ है। हमारे साथ ललन कुशवाहा जी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह से आज भी गंदगी कैसे दिख रहा है और किस तरह से बदबूदार होने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम पड़ेगा ललन कुशवाहा। मैं यहीं बगल के गांव के जामंतपुर के रहने वाला हूं और समिति में भी मेरा नाम है। मैं मंदिर समिति में भी हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे तातापानी महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी से किया गया था और 16 जनवरी तक किया गया था, जिसमें भारी तादाद में भीड़ पहुँचे हुए थे। और यहाँ की स्थिति आज देखने को किस तरह से देखने को महसूस कर रहे हैं और कैसे लगते हैं यहाँ पे गंदगी को देख करके? देखिए, गंदगी को देख करके तो बहुत बड़ी शर्मनाक महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ ये 14 जनवरी मेला के बाद में कोई वैसा जिला प्रशासन के किसी भी तरह से कोई ध्यान है ही नहीं। न किसी प्रकार का सर सफाई देखा गया और न इधर मुड़ के देखे। मात्र यहाँ दुकान वितरण किए और मेला लगवाया और यहाँ से चल दिए। बाकी यहाँ तरफ कोई देखने वाला आज तक कोई नहीं आया। और ये हर वर्ष की बात यही है, ये इस साल की बात नहीं है, ये हर वर्ष इसी तरीके से होता है। और ये साल भर तक आपको 6 महीना 8 महीना तक इतना गंदगी देखने के लिए मिलेगा ही। यही सब बातें हैं। दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे सफाई को लेकर किस तरह से सफाई किया गया और क्या बता पाएंगे इसमें? यहाँ सफाई हुई ही नहीं जिला प्रशासन की ओर से। यहाँ जो स्थानीय जो महिला समूह के महिलाएं जो हैं वो अपना अंदर मंदिर वगैरह का सफाई हुई है
और लेकिन बाहर जो पर्यटन जो है, जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा मेला लगाया जाता है, वहाँ आप सभी लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि स्वच्छ भारत का जो मिशन भारत में अपने राष्ट्र में चल रहा है, उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। वो देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, वो सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह के गंदगी पसरा हुआ है। मंदिर परिसर में भी आप बताया कि समूह के महिलाओं के द्वारा सफाई किया गया था, लेकिन आज भी वहाँ पे गंदगी, आखिर क्या वजह हो सकता है कि गंदगी मंदिर के परिसर में भी पहुँच चुका है? देखिए, अपने स्थानीय महिला समूह के महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, तो वो लोग धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। लेकिन 1 घंटा पहले सफाई करके जाएंगे, हवा चलेगा, और उसके बाद में इधर से जो जितने गंदगी है, प्लास्टिक है, वो मंदिर में चला जाता है, मंदिर फिर से गंदगी हो जा रही है। इसके वजह से मंदिर भी हम लोग सफाई नहीं करवा पा रहे हैं ढंग से। तो ये साथ हमारे साथ थे ललन कुशवाहा जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जिला प्रशासन की लापरवाही है और इसकी वजह से आज मंदिर परिसर में गंदगी फैला हुआ है। विजय सिंह। वहीं टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा से दुष्कर्म के मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक कासिम अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि जिस प्राइमरी स्कूल में ये घटना हुई, वहां 2 शिक्षक पदस्थ थे। घटना के दिन आरोपी कासिम अली स्कूल में मौजूद था, जबकि दूसरे शिक्षक बद्री प्रसाद तिवारी की ड्यूटी BLO के कार्य में लगी थी। इस कारण कासिम अली स्कूल में अकेला था। आरोपी शिक्षक सभी बच्चों को स्कूल के बाहर धूप में बैठाकर पढ़ा रहा था, जिससे क्लासरूम खाली थे। इस दौरान कासिम अली किसी बहाने से मासूम बच्चे को एक खाली क्लासरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर स्कूल के बाहर बैठे अन्य बच्चे दौड़कर अंदर पहुंचे। बच्चों को आता देख आरोपी शिक्षक ने बच्ची को धमकाया और फिर स्कूल से फरार हो गया। इसके बाद बच्ची अपने घर गई और अपनी दादी को शिक्षक की इस करतूत के बारे में बताया। पीड़ित बच्ची की उम्र 6 साल है। घटना सामने आते ही कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने अपराधी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। संकुल प्राचार्य PL अहिरवार ने बताया कि कासिम अली पहले गुरुजी के पद पर कार्यरत था और वर्ष 2009 और 2010 में शासन के निर्देश पर उसे शिक्षा विभाग में शामिल किया गया था। इस पूरे मामले में बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास ने कहा कि जिले में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 महीने में हत्या और रेप की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए SP मनोहर मंडलोई को हटाए जाने की मांग भी की। वहीं थाना क्षेत्र के लोगों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। ये चाहता हूँ कि जिस तरह से सनातन विरोधी या कन्याओं के विरोध में या धर्म के विरोध में जिस तरह से जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही इतना खतरनाक कार्यक्रम है कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इन्होंने कुछ समय पहले कन्याशाला की भूमि पर एक मस्जिद भी बना के रखी है वहाँ पर, और वो मस्जिद कि परिणाम भी ये आ रहा है कि हमने जो कितने बार कहा शासन से, सब कुछ कहा, लेकिन शासन ने एक भी नहीं सुनी मेरी बात। वो आज भी वो स्टे पड़ा हुआ है उसके ऊपर। उसके परिणाम में ये आया है कि कन्याओं के साथ ये ऐसा होने की व्यवस्थाएं चालू हैं। हमारी तो यही है कि इनको जो है सदा के लिए इस तरह से व्यवस्थित करो कि ये जो है एक तरह से जैसा पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इन्हीं कारणों से, और वही हमारे यहाँ देहातों में होने लगा, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, कौन रखाएगा इनको? आज जो बमैया गांव में जो घटना घटी है, इसमें बच्ची के साथ जो टीचर ने घटना की है, वो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। आज उस बच्ची के साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं शासन प्रशासन माननीय तहसीलदार महोदय जी से कहा है कि 24 घंटे में उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए टीचर के ऊपर। कि पलेरा में इस तरह का एक घटना का आरोप लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही घृणित आरोप था और इसके लिए प्रथम दृष्टया ही जो संबंधित शिक्षक आरोपी थे उनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच संचित करने का निर्देश दिया है, ताकि इसकी थोड़े से और तथ्य सामने आए तो जो विभागीय नियम है उसके अनुरूप जो कार्रवाई है वो की जा सके। इसके साथ साथ जो पुलिस के द्वारा भी इसको संज्ञान किया गया और इसमें मामले में FIR करके कार्रवाई की जाए। ये चाहता हूँ कि जिस तरह से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।